Hello friends, now we are going to do the concept of firm underwriting. फर्म अंडरराइटिंग में भी जैसे पहले हमने किया है नॉर्मल अंडरराइटिंग, उसके अंदर भी 2 केसेस थे, ऐसे ही फर्म अंडरराइटिंग में भी 2 केसेस हो सकते हैं, फुली अंडररिटन और पार्शियली अंडररिटन। पहले ये कि फर्म अंडरराइटिंग है क्या। इन फर्म अंडरराइटिंग, अंडरराइटर मेक्स अ प्रॉमिस टू टेक अप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स irrespective of the number of shares subscribed for by the public। यानी वो एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स को कहता है कि ये मैं लूँगा। इन सच अ केस underwriter takes up the agreed number of shares or debentures to be firm underwritten in addition to unsubscribed shares or debentures। यानी जितनी शेयर्स के लिए उसने फर्म अंडरराइटिंग की है वो खुद खरीदेगा, इन एडिशन टू जो अनसब्सक्राइब शेयर्स होंगे जो वो और अंडरराइटिंग करेगा, उसमें से जो अनसब्सक्राइब्ड होंगे उनको जो लेना होगा। इन सच एन इंस्टेंस एन अंडरराइटर इज़ नॉट अलाउड टू सेट ऑफ हिज फर्म अंडरराइटिंग अगेंस्ट हिज लाइबिलिटी otherwise determined। He will have to subscribe for both shares or debentures underwritten firm and for shares or debentures which he has to take under the underwriting contract, ignoring firm underwriting। In other words, the obligation or liability of underwriter is the aggregate of shares to be taken up under firm commitment एंड द शेयर्स एज पर अंडरराइटिंग कमिटमेंट। यानी जितने शेयर्स के लिए उसने अंडरराइटिंग की है, जो ग्रॉस लाइबिलिटी में से उसकी मार्क्ड एप्लीकेशंस के बाद हम नेट लाइबिलिटी निकालते हैं, वो शेयर्स तो उसे ख़रीदने ही होंगे। साथ साथ जितने शेयर्स को ख़रीदने के लिए उसने फर्म अंडरराइटिंग की है कि इतने शेयर्स मैं खुद खरीदूँगा, वो भी उसे लेने पड़ेंगे। तो वो फॉर्मली अंडररिटन शेयर्स भी लेगा, साथ साथ जो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के अंदर उसकी लाइबिलिटी आएगी वो शेयर्स भी वो खरीदेगा। They have tried to explain it with the help of an example. X underwrites 70% of an issue of 10,000 shares of rupees 10 each of Zeta Limited and also applies for 1,000 shares as firm underwriting or firm राइट। यानी 10,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है जिसका 70% एक्स ने अंडरराइट किया और साथ साथ उसने कहा कि मैं 1,000 शेयर्स फर्म अंडरराइटिंग की तरह से यानी कंफर्म लूँगा। द अंडरराइटिंग कमीशन इज़ एग्रीड एट 4%। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 5,600 शेयर्स एज मार्क्ड एप्लीकेशंस। अब उसने 7,000 शेयर्स के लिए वायदा किया था, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट किया था। 7,000 शेयर्स में से जो 5,600 शेयर्स की एप्लीकेशंस मार्क्ड आई थ्रू हिम, तो हम 7,600 में से 5,600 घटाएंगे तो उसकी नेट लायबिलिटी क्या हुई, 1,400 शेयर्स। तो ये 1,400 शेयर्स तो इसे खरीदने ही हैं। साथ साथ फर्म अंडरराइटिंग उसने की थी 1,000 शेयर्स की, तो 1,000 शेयर्स उसे एज फर्म अंडरराइटिंग के खरीदने हैं और 7,000 में से जो 5600 घटाया तो 1,400 जो इसकी ये नेट लाइबिलिटी आ रही है वो भी खरीदने हैं। तो टू मीट हिज लाइबिलिटी अंडर द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट उसे ये 2,400 शेयर्स खरीदने होंगे, राइट। तो ऑन द अदर हैंड, if on the other hand underwriting contract has provided that exemption would be allowed in respect of shares taken up as firm underwriting, the liability in that situation would be for 1,400 shares only। और अगर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करते समय ये प्रोवाइड किया गया है कि जो उसने फर्म अंडररिटन शेयर्स किए हैं वो जो है उसका बेनिफिट उसको दिया जाएगा, तो उसे केवल 1,400 शेयर्स ही खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पर जो फर्म अंडरराइटिंग के 1,000 शेयर्स हैं वो नहीं खरीद। दैट एग्जेम्पशन वुड बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स टेकन अप एज फर्म अंडरराइटिंग। तो 1,000 शेयर्स तो वो ले ही रहा है, राइट। तो अगर उसके लिए एग्जेम्पशन दी जा रही है उसको, तो लाइबिलिटी इन दैट सिचुएशन वुड बी कि वो 1,400 शेयर्स ही खरीदेगा। उस 1,400 के अंदर वो 1,000 शेयर्स भी शामिल होंगे, राइट।
अदरवाइज यहाँ पहले केस में उसको 2400 शेयर्स खरीदने हैं. नाउ लेट अस फर्दर डू that there can be two cases. One is when the issue is fully underwritten with firm underwriting, right? जो issue है वो पूरी तरह से underwritten है और firm underwriting के साथ है, और इसके अंदर दो cases हो सकते हैं. First is the benefit of the firm underwriting is not given to individual underwriter. जो फर्म अंडरराइटिंग है उसका बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को नहीं दिया जाता है. और दूसरा केस है जहाँ बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग इज़ गिवन टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर. तो पहले केस में वो है व्हेन बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग इज़ नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर. तब हम कैसे निकालते हैं? कंप्यूट द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर इन यूजुअल मैनर, जैसे ग्रॉस लायबिलिटी निकालते हैं. उसके बाद सब्सट्रैक्ट मार्क्ड एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग. फर्म अंडरराइटिंग को घटाकर जो मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं वो उसमें से घटाएंगे. एंड इफ़ एनी ऑफ द रिजल्टेंट फिगर्स फाउंड नेगेटिव देन ऑल negative figures are added and they are divided in the resultant figure in the ratio of gross liability of those underwriters who have a positive balance. उसके बाद स्टेप 3 में क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बाय पब्लिक, और ऐड एप्लीकेशंस अंडर फर्म अंडरराइटिंग, फिर टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशंस टू बी डिवाइडेड इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. और फिर यहाँ भी अगर कोई नेगेटिव आता है तो हम उसको फिर से उनके बीच में इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी बांट देंगे. ऐड ऑल द नेगेटिव फिगर्स एंड डिवाइड. एंड पाँचवें स्टेप में नंबर ऑफ शेयर्स एज पर फर्म अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद नेट लायबिलिटी एंड द रिजल्टेंट फिगर रिप्रेजेंट्स total liability. In the above procedure, firm underwriting is treated as unmarked applications and distributed in the ratio of gross liability, and the liability of the underwriter would be aggregate of the net liability as per contract and firm underwriting. ये उसकी जो हमने अभी पढ़ा था कि फर्म अंडरराइटिंग के जितने शेयर्स हैं वो भी खरीदेगा और नेट लायबिलिटी के जो हैं वो भी खरीदेगा. तो अब इससे दूसरा केस है व्हेन बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग इज़ गिवन टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर. और जब बेनिफिट उसको दिया जाएगा तब हम क्या करेंगे? कंप्यूट ग्रॉस लायबिलिटी, सब्सट्रैक्ट मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग फ्रॉम ग्रॉस लायबिलिटी, और फिर कैलकुलेट अनमार्क्ड एप्लीकेशन एज अंडर एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग एंड यहाँ उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बाय पब्लिक इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो एंड सब्सट्रैक्ट. अब इसमें से हम फर्म अंडरराइटिंग को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सब्सट्रैक्ट फर्म अंडरराइटिंग ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फिगर ऑफ स्टेप 3 की जितनी इसने फर्म अंडरराइटिंग के शेयर्स लिए हैं उनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इफ़ सम ऑफ द रिजल्टेंट फिगर्स आर नेगेटिव, तो ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं, नेगेटिव को बांटने वाला हम कर चुके हैं. उसके बाद ऐड ऑल नेगेटिव फिगर्स एंड डिवाइडेड इट बिटवीन द. अगर नेगेटिव कोई नहीं आ रही है तो हम ये वाला स्टेप छोड़ देंगे, नहीं तो ये वाला स्टेप होगा. ऐड नंबर ऑफ शेयर्स एज पर फर्म अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट with net liability. Add number of shares as per firm underwriting contract with net. The resultant figure represents total liability. In the above procedure, firm underwriting is not treated as unmarked application. Firm underwriting is credited to individual underwriters separately, and the liability of the underwriter would be aggregate of the net liability as per contract and firm underwriting. So let us see illustration relating to that. और यहाँ पर क्या दिया गया है? ड्यू टू ईच ऑफ द पार्टनर फॉर नेट. यस, यहाँ लैंग्वेज है बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग proportion by providing benefit, यानी benefit of the firm underwriting is given to the individual partners और individual underwriters. जब benefit दिया जाता है तो हम ये दूसरा वाला केस कर रहे हैं when the benefit of the firm underwriting is given to individual partners, right? तो जब benefit दिया जाएगा उस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे?
यहाँ आपको दे रखा है XYZ लिमिटेड issued 10 lakh equity shares of ₹10 each at par, out of which 2,50,000 shares were issued to promoters for their services and rest were offered to public. तो 10 लाख में से 2,50,000 शेयर्स प्रमोटर्स को दिए गए हैं और बाकी 7,50,000 शेयर्स जनरल पब्लिक को दिए गए हैं इशू करने के लिए. द पब्लिक इशू वॉज अंडर रिटन बाई 3 अंडरराइटर्स A, B and C equally with 25,000 shares each of them as firm underwriting. यानी 7,50,000 शेयर्स बचे हैं, जिसमें से इन तीनों ने A, B और C ने कहा कि हम 25,000 शेयर्स एज फर्म अंडरराइटिंग लेंगे, यानी वो हमारा पक्का है कि हम 25,000 शेयर्स खरीदेंगे. तो A ने कहा मैं 25,000 लूँगा एज फर्म अंडरराइटिंग, B ने कहा 25,000 एज फर्म अंडरराइटिंग एंड C ने भी कहा 25,000 एज फर्म अंडरराइटिंग. उसके बाद ये जो ऊपर लाइन कही गई थी कि 10 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, आउट ऑफ विच 2,50,000 शेयर्स वर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज and the public issue was underwritten by 3 underwriters A, B and C equally. यानी पूरा जो शेयर्स थे 7,50,000 they were underwritten by A, B and C 2,50,000 2,50,000 2,50,000 और उनमें से 25,000 शेयर्स को उन्होंने कहा कि हम फर्म अंडरराइटिंग की तरह ले रहे हैं, राइट. अब एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 6 लाख शेयर्स. एप्लीकेशंस 6 लाख शेयर्स के लिए रिसीव की गई हैं, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशंस विच वर एज फॉलोज. और मार्क्ड एप्लीकेशंस जो आई वो A के नाम की 2 लाख, B के नाम की 2,20,000 और C के नाम की 1,20,000. तो अब हमने क्या करना है कि पहले इनकी लायबिलिटी निकालने के लिए A, B और C ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है 2,50,000 शेयर्स, 2,50,000 शेयर्स, 2,50,000 शेयर्स लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस. मार्क्ड एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग. तो मार्क्ड एप्लीकेशंस इसमें अभी उन्होंने फर्म अंडरराइटिंग को नहीं लिया है. 2 लाख A के फेवर में आई, 2,20,000 B के फेवर में और C के फेवर में 1,20,000. यानी A के नाम की स्टैंप लगी हुई 2 लाख हैं, तो उसका बेनिफिट A को मिलेगा. तो हमने इसमें से इसे लेस किया तो अब आया 50,000 शेयर्स रह गए, 30,000 शेयर्स यहाँ रह गए और 1,30,000 शेयर्स यहाँ रह गए. अब जो मार्क्ड एप्लीकेशंस आई हैं वो कितनी आई हैं 2 लाख, 2,20,000 और 1,20,000. तो 2, 4, 5,40,000 एप्लीकेशंस ऐसी हो गई जो मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं, राइट. और टोटल एप्लीकेशंस जो आई हैं वो कितनी आई हैं 6 लाख. तो इस 6 लाख में से इन तीनों का टोटल यानी 5,40,000 अगर आप घटाते हो तो आपके पास 60,000 एप्लीकेशंस ऐसी आई जो अनमार्क्ड हैं, जिन पर किसी का भी नाम नहीं है. तो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हुई 60,000. क्योंकि इनकी ग्रॉस लायबिलिटी या नंबर ऑफ़ शेयर्स जो इन्होंने अंडर राइट किए हैं वो बराबर हैं, तो रेशो जो है वो इक्वली है तीनों की, कोई और रेशो नहीं है. तो हमने इस 60,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को इन देयर इक्वल रेशो बांट दिया कि 20,000 इसके फेवर में, 20,000 इसके फेवर में, 20,000 इसके फेवर में. हम ये मान लेते हैं कि इसका बेनिफिट इनको मिल जाएगा. अगर उसका बेनिफिट इनको दे दिया तो अब इनकी जो एप्लीकेशंस रह गई शेयर्स के लिए वो 30,000 की यहाँ, 10,000 यहाँ और 1,10,000 यहाँ. अब आते हैं हम इसमें से इन्होंने 25,000 शेयर्स फर्म अंडरराइटिंग करने हैं, यानी हम बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग इज़ टू बी गिवन, ये है ना टू इंडिविजुअल अंडरराइटर. तो 25,000 शेयर्स इन्होंने अपनी खरीदने के लिए फर्म अंडरराइटिंग की थी. तो इस 30,000 में से 25,000 शेयर्स इनके ये फर्म अंडरराइटिंग के हो गए. तो हमने इसको माइनस कर दिया कि ठीक है ये 25,000 का इनको बेनिफिट दे दो. तो 25,000 ये खरीद रहे हैं पहले ही, तो 5,000 अब और ख़रीदने हैं. 15,000 यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है और यहाँ पर 85,000 शेयर्स इसको ख़रीदने हैं. फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट दे भी दिया तो भी.
अब यहाँ इसकी जो नेगेटिव फिगर आ रही है, इसका मतलब है कि जितने शेयर्स इसे खरीदने थे उससे ज़्यादा खरीदे गए इसके नाम में। तो यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव लाइबिलिटी कि भाई उसने तो पहले ही 15,000 शेयर्स उसके नाम में ज़्यादा खरीदे गए हैं, तो इसका बेनिफिट ए और सी को मिल जाएगा। तो हम इस 15,000 की जो नेगेटिव फिगर है उसे ए और सी के बीच में बांट देंगे, और क्योंकि रेशो इनकी इक्वल है तो दोनों को 7,500 और 7,500 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस 15,000 को हमने बांट दिया है, तो ये तो रह गई नील, इसकी लायबिलिटी तो आ गई नील। और यहाँ पर अब आ गया कि ये बेनिफिट इसको दो तो इसको 2,500 नेगेटिव आ गई फिगर, और यहाँ पर जो फिगर आई वो 77,500 पॉजिटिव फिगर आ गई। अब फिर यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव फिगर आई है तो यू कांट, मतलब वो उससे ज़्यादा तो पहले ही खरीदे जा चुके हैं, तो अब उससे आप क्या करोगे, तो इसका बेनिफिट भी इसको दे दोगे कि ठीक है, इसके जो 2,500 ज़्यादा शेयर्स खरीदे गए हैं उसका बेनिफिट हम सी को दे देते हैं, क्योंकि यहाँ तो पहले ही नहीं खरीदना। तो ये 2,500 सारा बेनिफिट इसको चला गया, इसमें से लेस हुआ, तो अब इसको 75,000 शेयर्स खरीदने हैं, इसे कोई नहीं खरीदना, इसे कोई नहीं खरीदना। लेकिन फर्म अंडर राइटिंग वाले शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे, तो इसलिए अब हम फर्म अंडर राइटिंग के इसको 25,000 खरीदने हैं शेयर्स, इसको 25,000 खरीदने हैं, और इसको 75,000 ये खरीदने हैं और 25,000 ये खरीदने हैं फर्म अंडर राइटिंग के। तो दिस इज़ कॉल्ड 25,000, 25,000 एंड 1 लाख। ये इतने शेयर्स खरीदे जाएंगे। This is a case when the benefit of firm underwriting is given to the individual underwriters. अब इसके अंदर कंप्यूटेशन हम अमाउंट पेएबल टू अंडरराइटर्स का कैसे करेंगे कि टोटल लाइबिलिटी नंबर ऑफ शेयर्स में इसको 25,000, इसको 25,000 और इसको 1 लाख, तो शेयर कितने का है, शेयर 10 रुपये वाला है, तो 25,000 शेयर्स के लिए यहाँ अगर हम ये कहें कि अमाउंट पे, क्योंकि इन्होंने ये 25,000 शेयर्स खरीदने हैं फर्म अंडर राइटिंग, तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया था कि 2 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर देने हैं और 3 रुपये पर शेयर 2 एप्लीकेशन के टाइम पर और 3 रुपये एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट देने हैं। तो 25,000 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से 1,25,000 इसे देना है, 1,25,000 इसे देना है, और 1 लाख शेयर्स पर 5 लाख इन्हें देना है, तब वो शेयर्स अलॉट होंगे। अब जो अमाउंट इन्होंने पहले से अमाउंट पेड ऑन फर्म एप्लीकेशन 25,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से इन्होंने 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये पहले फर्म एप्लीकेशन है। यहाँ पर फर्म कमिटमेंट जब किया होगा कि हम 25,000 खरीदेंगे तो 2-2 रुपये तो इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर दे दिए होंगे। तो लेस अमाउंट पेड ऑन फर्म एप्लीकेशंस एट द रेट ऑफ ₹2, 50,000, 50,000। अब अलॉटमेंट के टाइम इसे कितना देना है, 75,000, इसे 75,000 और इसे 4,50,000 रुपये देने हैं। उसके बाद इसी प्रॉब्लम में आपको ये भी कहा गया है कि द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, ये हो गया, और द कमीशन पेएबल टू अंडरराइटर्स फॉर देयर services was 5%, and the unmarked applications are to be credited to underwriters in equal proportion by providing benefit of firm underwriting to individual underwriter. ये बेनिफिट देने का मतलब है कि आपको जितने भी शेयर्स खरीदने थे उसको आपने खरीदना है और उसके अलावा नहीं खरीदना पड़ रहा है, यहाँ पर ये बेनिफिट आपने दे दिया उनको। तो आपको कमीशन निकालनी है, तो हम यहाँ जो एंट्रीज़ हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, कमीशन ड्यू टू ईच वन ऑफ देम एंड फॉर द नेट कैश पेड और रिसीव्ड बाय देम। तो सबसे पहले तो हमने ये एंट्री की बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी 25,000 शेयर्स ए, बी और सी ने खरीदे हैं, तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,50,000 ये बैंक में आया होगा एप्लीकेशन मनी का। उसके बाद ए, बी, सी, राइट, तो इनका जो एप्लीकेशन का अमाउंट है जब शेयर्स अलॉट किए जाएंगे तो दैट अमाउंट, यानी जो अब आपको उनसे लेना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, वो कितना होगा जब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। तो ए का अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75,000, फिर बी से भी 75,000 लेना है और सी से भी 75,000 लेना है, ये तो अलॉटमेंट के टाइम आएगा।
और क्योंकि इनको ये 25-25 हज़ार के शेयर्स जो हैं वो फर्म अलॉटमेंट हो रहा है, तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये एंट्री हुई, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब ये 75,000 शेयर्स आपने इनको इशू कर दिए, एक तरीके से 10 रुपये वाले शेयर्स हैं, तो इनका अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल में आ गया। 25,000 शेयर्स टू ए, 25,000 टू बी एंड 1 लाख शेयर्स टू सी। यहाँ पर चाहिए 25,000 के बाद ये हो गया ए, बी और सी, और ये जो है सी का हमने जो नेट अमाउंट निकाला था वो 1 लाख शेयर्स उसे खरीदने हैं, तो 1 लाख के ऊपर वो पेमेंट करेगा कितना, 50,000 तो यहाँ दे चुका था। 1 लाख में से 25,000 शेयर्स के लिए तो 2 रुपये उसने एप्लीकेशन के टाइम दे दिए थे। अब 75,000 शेयर्स पर उसे 2 और 3 इसके हिसाब से पैसा पे करना है। तो ये जो अमाउंट आया सी का, ये देखो 4,50,000 आ रहा है, क्योंकि 1 लाख शेयर्स के ऊपर 5 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए बनते हैं, और उस 5 लाख में से 50,000 इसमें आए हुए हैं, तो अब उसे 4,50,000 और देने हैं। इस तरह से 1 लाख और 25,000 25,000 कितना हो गया, 1.5 लाख शेयर्स हो गए, और 1.5 लाख शेयर्स के ऊपर 5 रुपये के हिसाब से 7,50,000 रुपये आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। राइट, ये एंट्रीज़ हम बाद में करेंगे और ये लाइबिलिटी हम पहले कैलकुलेट करेंगे, और एप्लीकेशन टाइम पर 2-2 रुपये के हिसाब से इस फर्म अंडर रिटर्न के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी आएगी वो उसकी एंट्री ये है, और जब शेयर्स अलॉट किए जाएंगे उसकी एंट्री ये है। अब ये एंट्री होगी, राइट। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, अंडर राइटिंग कमीशन अब आप कैलकुलेट कर रहे हो। अंडर राइटिंग कमीशन जो कैलकुलेट करोगे, आपने 2,50,000 शेयर्स इन्होंने अंडर राइट किए थे और बेनिफिट आपने उसको दिया है, यानी 2,50,000 में से 25,000 शेयर्स तो इन्होंने खुद ही खरीद लिए, तो 2,25,000 जो शेयर्स हैं उनके ऊपर आप 5% कमीशन दोगे, और 2,25,000 शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 22,50,000। तो 22,50,000 पर आप 5% के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट करोगे। 1,12,500, 1,12,500 और 1,12,500, ये तीनों को इक्वल कमीशन दी जाएगी, क्योंकि तीनों ने 25,000 शेयर्स फर्म अंडर राइट किए थे, राइट। उसके बाद बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब सी से आपने 4,50,000 लेना है, सी का अकाउंट डेबिट किया था 4,50,000 से, और उसको कमीशन देनी है 1,12,500। तो 4,50,000 में से ये 1,12,500 आपने घटाया, तो 3,37,500, 3,37,500 रुपीज़ आपको सी से लेने हैं। तो आपकी एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सी ऑन शेयर्स अलॉटेड लेस अंडर राइटिंग कमीशन, राइट। उसके बाद ए और बी को आपने देना है, यानी ए की कमीशन 1,12,500 है, और यहाँ उससे आपने लेना था 75,000, तो 75,000 लेना था, 1,12,500 देना है, तो आपने उसमें से उसे लेस किया, तो 37,500 इज़ पेएबल टू ए, 37,500 इज़ पेएबल टू बी, और आपकी एंट्री हो रही है एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आपने इनको पेमेंट कर दिया। तो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द फर्म अंडरराइटिंग एंड the benefit of firm underwriting given to individual underwriter. यहाँ आपको कोई और प्रॉब्लम ऐसी नहीं दे रखी जिसके अंदर बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग, ये प्रॉब्लम तो हमने कर ली है, यस। ये असाइनमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम 6 है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि फुली अंडर रिटन विथ फर्म अंडर राइटिंग बाय नंबर ऑफ अंडर राइटर्स, और यहाँ पर जो दिया गया है वो है बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर्स। तो हमने एक प्रॉब्लम की जिसमें बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज़ गिवन, और यहाँ अब हम एक और प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड कोई नहीं है, कि
benefit of firm underwriting is not given to individual underwriters. So this is problem 6, or let us read the problem and then do it, and then this topic will be finished. What is this? Fully underwritten with firm by number of underwriters. Shyam Limited issued 1 lakh equity, or we can stop it here, and then we can see our guidelines. And in the guidelines, I think it is given that we have to do only those problems where the benefit of the firm underwriting is given to the individual underwriters, and the problem relating to the benefit of the firm underwriting not given is not to be done or whatever, but it is specifically written over there. In spite of that, in the next session or in the next class, we will do one problem relating to this, because otherwise this will be of extra lengthy